सबसे पहले तो ये है कि दादा मोहतरम के बाद जो इस लोकसभा क्षेत्र से दादाजी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी घोषित कर रखा था और संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ही नहीं, सिर्फ प्रदेश और देश के जो उनसे मोहब्बत करने वाले उनको फॉलो करने वाले लोग थे, सभी चाहते थे बख्श साहब भी क़यादत करें, रहनुमाई करें। लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में जो माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए जो मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है, जब वो आए थे बीच में 10वीं के फातिहे में भी शरीक हुए थे, तो उन्होंने कहा भी था कि उनकी विरासत को परिवार के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी और उस पर उन्होंने वादा किया था हम उसको बात को पूरा करेंगे और अपने वादे को निभाया भी है। मेरा संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन से टिकट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद में मैं आप लोगों के दरमियान में मैं संभल जब पहुंचा हूं, रात लेट आया था, तो इसलिए आप कुछ लोगों से अलग अलग बात थी, तो इसलिए मैंने सोचा सब लोगों से एक बार बैठ करके बात कर लूँगा और जो हालात चल रहे हैं उस पर भी तस्करा कर लूँगा। तो आज जो उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, मैं हमेशा से ये रहा था कि जब हम आते थे संभल में, जब टिकट डिक्लेयर होता था दादा मोहतरम का हुए हो टिकट या मेरा हुआ हो, तो लोगों ने बहुत, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा क्षेत्र हो या और ज़िलों के आवाम हो, बड़े जज्बात के साथ में इस्तकबाल किया करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि ये टिकट जहाँ हमारे लिए खुशी है वहाँ हमारे लिए दुख की भी घड़ी है बहुत ज़्यादा कि दादा मोहतरम की गैर मौजूदगी के अंदर आज ये टिकट मुझे मिला है और इसलिए हमने उसको खुशी को वैसे नहीं मनाते हुए खामोशी से रात में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से सभी जो चाहे रिटिन हमारे जितने भी हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो टिकट दे करके मुझ पर भरोसा किया है, मैं अभी सभी अपने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो भी नेतागण हैं या कार्यकर्ता हैं, मेरी पूरा प्रयास रहेगा मैं सबको साथ लेकर करके और सभी लोगों को साथ देकर, चाहे कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो या बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, मैं अच्छे वोटों उनको साथ लेकर के चुनाव लड़ूँ और एक अच्छे वोटों से तारीखी लिख करके एक अच्छे कामयाबी चुनाव में हासिल करूँ। और इस वक्त समाजवादी पार्टी में कई दावेदार थे टिकट को लेकर के, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को मायूसी हाथ लगी, उन्हें किस तरह से मनाने का काम करेंगे आप? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव के अंदर दावेदारी रहती है और हर पार्टी के अंदर, हर दल के अंदर दावेदारी कई लोगों की होती है। लेकिन दावेदारी भी उन्हीं दल में ज़्यादा होती है जिस दल की मजबूती होती है। जो बड़ा दल होता है तो जाहिर सी बात है इस बार समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है वो मजबूत गठबंधन है और इस समय दावेदारी भी ज़्यादा बनती थी, तो मुझे उनसे किसी से भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है जिन लोगों ने दावेदारी की है। और यकीनन अगर उन लोगों को निराशा हुई है, चाहे वो दावेदार हों या उनके समर्थक हों, तो मैं यकीन करता हूं कि मैं उन लोगों को मना करके, और कुछ लोग मेरी बातों से, कुछ लोग माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के उनको देखते हुए एक होकर के चुनाव लड़ाएंगे। कोई भी, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, कोई भी इस लोकसभा चुनाव की, सिर्फ ये चुनाव नहीं, एक महत्वपूर्ण जंग है। ये जंग सिर्फ जैसे इस टाइम चर्चा चल भी रही है, सिर्फ चुनाव की लेकर के नहीं है, बल्कि जंग है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आने वाले समय में अगर ये चुनाव के अंदर अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दी तो तभी हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे और इसलिए सब लोगों को मिलकर के चुनाव लड़ना है। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है, सब लोगों को मैं इकट्ठा करके साथ करके इस चुनाव की जंग को जीतने का काम करूँगा। ये भाई, अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, क्या कहेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है इस टाइम बहुत मायूस है, निराश है। अब वो लोग कहते हैं कि हम लोग 400 पार करेंगे सीटें, 400 पार का उन्होंने नारा दिया है, लेकिन जैसा कि हमारे पार्टी मुखिया ने उन्होंने कहा है 400 पार नहीं, इनका नारा 400 हार होना चाहिए था। और अगर 400 पार का उनका नारा सही था कि वो कह रहे हैं कि हम 400 जीत लेंगे, तो फिर तो उनको चुनाव लड़ने नहीं चाहिए, आराम से घर पे बैठ करके आराम से सोएं, आराम करें। उन्हें चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? वो चुनाव कराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यकीनन जो उनका सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ पूरी तरह से मुकम्मल यकीन है कि उनकी इस बार शिकस्त जो है वो करारी शिकस्त होने जा रही है
यही वजह है कि वो इस टाइम सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इन 5, 7, 10 साल की जो सरकार रही है, कितने लोग गिरफ्तार करें, बीजेपी के लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर करके। एक तरफ वो कहते हैं कि गठबंधन कमज़ोर है। अगर गठबंधन कमज़ोर है, इंडिया गठबंधन, तो फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर करके क्या संदेश देना चाहते हो आप? ये सीधा संदेश यही है कि वो उससे घबराए हुए हैं इंडिया गठबंधन से, और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। जो ये लोकतंत्र का और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं संस्थाओं का, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो, ये सरासर गलत है। हम अपने सारे इस देश के सारे मतदाताओं से, मैं सिर्फ संभल के नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सारे मतदाताओं से मैं ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग चाहते हो इस देश के अंदर रोजगार मिले, इस देश के अंदर महंगाई कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसानों का हक है एमएसपी वो मिलना चाहिए, आप चाहते हो हमारी माँ बहन की गरीब जो है वो इज्जत सलामत रहे, महफूज रहे, तो ये तभी मुमकिन है जब भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र की सरकार से और प्रदेश से हटेगी। और ये तभी होगा आप लोग बगैर इनके किसी बहकावे में आकर के, जैसे कि पिछले 2, 3, 4 चुनाव के अंदर ये धोखा दे चुके हैं। मैं अपने सभी मतदाताओं से, पूरे लोग देश के, मैं ये कहूँगा कि एक बार एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित किया है, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, जो भी है, मिसाल के तौर पे कोई कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो यकीनन उस पर हमारा अपनी बात रखने के लिए, उसके ऊपर कोर्ट जाने के लिए, उसमें रिवीजन के लिए या उसके ऊपर कोर्ट जाने का हमारा अधिकार है। मदरसा बोर्ड के लिए अगर उन्होंने वो किया है तो यकीनन हम अभी पहले उसके आदेश की कॉपी को हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में कानूनी राय लेकर के हम चाहे उसमें रिवीजन डाल सकते हैं या अदरवाइज दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यकीन करता हूँ कि मेरे जो दानिश्वर लोग हैं वो जाएं, या मैं भी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हम खामोश नहीं रहने वाले। जो हमारा हक, चाहे हमारा हक पुलिस प्रशासन से हो या शासन से हो या कोर्ट से हो, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटने के, उस चीज़ को हम अपना जारी रखेंगे। विधायक जी, एक सवाल ये है कि बर्क साहब का, इकबाल महमूद साहब का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। बर्क साहब के इंतकाल के बाद इकबाल महमूद साहब आपके निवास पर आए, कहीं ना कहीं एक दोस्ती का भी कदम था, आपके गम में शरीक भी रहे। आपकी तरफ से अब क्या पहल होगी? देखिए, ये हकीकत है कि लेकिन लंबी जंग चली आ रही है एक लंबे समय से। अब भली इत्तेफाक ऐसा है कि पार्टी भी एक है, लेकिन अब वो जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो आपने देखा होगा, आप लोग भी मीडिया के सम्मानित सभी लोग यहाँ पर थे, सब लोगों ने बड़े सम्मान से, यहाँ तक कि मैंने भी अच्छे तरह से उनसे बिहेव किया, और किसी ने भी कोई गलत इस टाइप की बात नहीं होने दी कि जिससे कि उनके सम्मान में कोई वो बात होती। अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, मैं जो भी हो सकता है मैं देखूंगा उसको कि मैं किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं? राजनीति में तो देखिए, वर्चस्व नहीं, राजनीति में चाहे लड़ाई ये पुरानी चली आ रही है। चुनाव में जो व्यक्तिगत लड़ाई कम होती है, मतभेद जो होते हैं वो विचारों के हुआ करते हैं, और वर्चस्व की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ भी है वो एक लंबे समय से चला आ रहा है। तो आगे जो भी होगा उसमें गौर करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या करा सकता है। फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि जब गठबंधन की देखिए सरकार बनने के लिए जब काउंटिंग होती है तो एक एक सीट की बड़ी अहमियत होती है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े ही सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, लेकिन एक एक सीट की कीमत है। इसलिए मुझे ही नहीं, सारे पार्टी के नेताओं को, संगठन के लोगों को, सारे पार्टी के लोगों को नहीं बल्कि सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें इस सीट को जिता करके ऐतिहासिक मतों से, जैसे दादा मोहतरम 2.25 लाख वोटों से जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कोशिश ये है कि मैं अगर कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दादा मोहतरम बख्श साहब से आगे बढ़ गया। जो चीज़ भी मेरे पास है ये उनकी ही देन है। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उनकी ही देन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी पॉलिसी थी, जिस तरह से अपने वो उनका जो ज़मीर था, जिस कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, उसको आगे राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कौम के और सारे लोगों के, गरीब मजदूर आवाम की, किसानों की, नौजवानों की, माँ बहनों की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह जीतने के बाद में आप देखेंगे वही बख्श साहब की जो खूबी थी
वो मेरी कोशिश रहेगी उनके नक्शे कदम पर चल करके मैं सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा। और ये खास बात थी, मैं आपको बताता चलूँ, जब दादा मोहतरम बख्श साहब चुनाव लड़ते थे, विधानसभा हो या लोकसभा का हो, तो उनको जहाँ मुसलमानों का वोट एक तरफा मिलता था, वहाँ हिंदू समाज के जो सेकुलर वोट थे वो भी उनको काफ़ी अच्छी तादाद में वोट किया करते थे। और मेरी कोशिश रहेगी कि सभी धर्म और समाज के लोगों को साथ लेकर के मैं इस चुनाव के अंदर एक बड़ा इतिहास रचने का काम करूँ, एक अच्छे वोटों से जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर सकूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ईडी और इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए जो कार्रवाई कराई गई है वो सीधे सिर्फ विपक्ष के लोगों के खिलाफ ही हुए हैं और झूठी कार्रवाई के अंदर उनको फंसाया जा रहा है। अभी फिलहाल के अंदर अभी जो गिरफ्तारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गई है, उसके सारे ही विपक्ष के लोग खिलाफ हैं। और खाली विपक्ष के लोग ही खिलाफ नहीं है, लोगों के अंदर एक आंदोलन की स्थिति है। लेकिन चुनाव को देखते हुए लोग अभी ज़्यादा सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन मैं इतना भरोसा करता हूं कि जहां सड़क पर उतरे उसके अलावा पूरे देश के लोग इस का बदला लेने के लिए जो विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें झूठे आरोपों में फंसा करके जेल में भेजा जा रहा है कि किसी तरह से वो लोग चुनाव में जनता के बीच नहीं रह सकें और गठबंधन को कमज़ोर कर सकें। इंशाल्लाह उसका बदला इस देश की जनता, इस देश की आवाम जल्दी भारतीय जनता पार्टी से इन चुनावों के अंदर जो 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं अपने वोट के जरिए उनसे बदला लेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका पिछले दिनों कहना था कि कांग्रेस जो है वो झूठी पार्टी है, लेकिन अब उसी पार्टी से गठबंधन करते हैं, क्या कहना? अब कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, आपने देखा होगा, नीतीश कुमार जी को कहा था कि अगर ये चौखट पे भी आ जाएंगे, अगर यहाँ पर माफ़ी में मांगेंगे तो भी हम इनको नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मैं मर जाऊँगा लेकिन बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करने का हूँ। देखिए, मैं वही कहूँगा, वैचारिक मतभेद हैं आपस में, किसी का व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। अगर किसी बात को, अगर कोई चीज़ आपस में कोई चीज़ है, अगर उसको दूर करने के लिए, खासतौर से देश को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के हितों को देखते हुए कि जनता को इंसाफ दिलाने के लिए आपस में गठबंधन किया जा रहा है, तो उसको एक मजबूत अपना हम शक्ल दे रहे हैं। और मैं अपने सभी सम्मानित जो हमारे यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप लोग सच्चाई दिखाएं, सच्चाई दिखाएंगे कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जनता चाहती है सच देखना और भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के लोग हैं वो कभी सच दिखाना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप लोग सच दिखाएंगे, सच सामने आएगा, तो यकीनन बीजेपी अपने कदम पे जो उसकी बुनियाद पे है वो कायम नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है, खोखली है। इसलिए आने वाले समय के अंदर अगर मीडिया के लोग भी अगर सही से काम करेंगे तो बीजेपी को इसका सबक ज़रूर मिलेगा और वो उसके सामने किसी की अहमियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो लोग ये अपने गुरूर, घमंड और तकब्बुर के शिकार हैं सरकार बनाने के बाद में, सिर्फ कोई सारे लोग सरकार नहीं चला रहा है, ये हर आदमी व्यक्ति जानता है, सभी लोग जानते हैं कि चंद जो पूरी चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे देश हो, सिर्फ 2-3 लोग चला रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने तानाशाही वाला वो अपना रखा है। आने वाले समय में अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप देश के प्रति हमदर्द हैं, तो आपको यकीनन इंडिया गठबंधन की जो सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे बातें हैं वो आपको दिखाना होगा। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ इसी चीज़ के लिए कि बीजेपी को यहाँ की जनता, देश की जनता ज़रूर अपने मत के ज़रिए से सब जो झूठे वादे उनसे किए थे और उनको पूरा नहीं करा, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। विधायक जी, आप संभल से चुनाव लड़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ज़ियाउर रहमान भट्ट साहब के सामने AIMIM अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव से 5 सीटें मांगी गई हैं AIMIM की तरफ से, लेकिन अभी तक उन्होंने 5 सीटों पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जैसे आपने कहा, ये भी जहाँ तक मैं समझता हूँ जो सीटिंग का उन्होंने मांग की है, यह अभी कोई शायद मजबूत वो नहीं है कि उन्होंने क्या है। अगर ऐसी कोई गठबंधन की बात है तो इस चीज़ पे निर्णय लेने का जो है हमारे नेतृत्व पे, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पे डिपेंड करता है कि वो किन दलों के साथ समर्थन कर करके, किन को साथ लेकर के सीट शेयरिंग करना चाहते हैं। इस चीज़ का निर्णय वही करेंगे। और अगर AIMIM यहाँ पर अपने कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं उतारती है तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो उनका मकसद है विपक्ष का, समाजवादी पार्टी बीजेपी को पीछे धकेलना चाहती है। अगर AIMIM का भी यही मकसद है, अगर वो भी इस चीज़ में अपना मदद करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, इस तक